आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन श्री अटल डुल्लू जी, आदरणीय डॉक्टर वीपी सिंह जी, मेरे मित्र डॉक्टर रजनीकांत जी, इसकास जम्मू के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा साहब, इसकास्ट कश्मीर के कुलपति प्रोफेसर नजीर गनई साहब, इस 2 दिन के वर्कशॉप के आयोजक प्रोफेसर आर.के. सगोत्रा जी, इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे जियोग्राफिकल इंडिकेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सभी एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, एकेडमिक जगत की मानी जानी विभूतियाँ, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों और किसान मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस 2 दिवसीय वर्कशॉप में जो हमारे अतिथि हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। एक कोशिश जम्मू कश्मीर में की जा रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर सभी सेक्टर्स में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकता है। मैं समझता हूं कि अलग अलग क्षेत्रों की सामूहिक भागीदारी, सबका मिलाजुला प्रयास उस प्रगति एवं विकास का सबसे ज्वलंत उदाहरण बन सकता है। अभी मेरे पूर्व कई वक्ताओं ने 21वीं सदी की आर्थिक व्यवस्था में जीआई टैग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मुझे लगता है कि आज ब्रांड कॉन्शियस विश्व में अगर ट्रेडमार्क किसी प्राइवेट इंटरप्राइज के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट हो गया है, तो जीआई टैग किसी एक इंटरप्राइज की नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी की आर्थिक सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। और इसलिए दुनिया के जितने विकसित देश हैं उनमें जीआई टैग को सामूहिक एकाधिकार अधिकार, कलेक्टिव मोनोपोली राइट के नाम से जाना जाता है। ये हमारी सहकारिता की भावना का भी प्रतीक है और माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका प्रयास सबका विकास के विजन का भी एक मूर्त स्वरूप मैं इसे मानता हूँ। 1995 में मित्रों, ट्रिप्स एग्रीमेंट तथा 2015 के लिस्बन एग्रीमेंट के बीच के दौर में विश्व ने ऐसा बदलाव देखा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। जियोग्राफिकल इंडिकेशन को हम सामान्य तौर पर ट्रेडमार्क की सबसे पुरानी कैटेगरी नहीं मानते थे, बल्कि उसे एक साझी विरासत भी समझते थे, जिसके आर्थिक औचित्य में समानता की भावना थी। गांव में भी लोग जानते थे कि सबसे अच्छा केसर या पश्मीना या राजमा जम्मू कश्मीर का होता है। हम लोगों की तरफ भी कई लोग इस बात को कहते थे। ये भी चर्चा होती थी कि चाय दार्जिलिंग की अच्छी होती है, रसगुल्ला पश्चिम बंगाल का अच्छा होता है, बनारसी पान और बनारसी साड़ी, चिकनकारी लखनऊ का तथा फिरोजाबाद का ग्लास वर्क्स। और इस साझी विरासत का साझा संरक्षण अल्प मात्रा में होता था। मुझे लगता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन से सबसे ज़्यादा प्रभावित
रूरल एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में प्रोटेक्शन के इकोनॉमिक रैशनल की तरफ अब हमारे देश का भी ध्यान विशेष रूप से गया है। इसलिए जब स्विट्जरलैंड की परफ्यूम कंपनी बुल्गारी ने दार्जिलिंग की फ्रेगरेंस के नाम से परफ्यूम निकाला, तब पूरी दुनिया में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और ब्रांड मैनेजर्स का ध्यान उस ओर गया। सामूहिक एकाधिकार अधिकार सिर्फ साझी विरासत के संरक्षण का ही माध्यम नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में काम करता है और विशेष रूप से रूरल एग्रीकल्चर तथा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को दुनिया का मैं कहूँ वैश्विक मार्केट प्रदान करके इससे जुड़े हुए लोगों की आर्थिक प्रगति का रास्ता भी प्रशस्त करता है। अब दार्जिलिंग टी के जीआई टैग, उसके ट्रेडमार्क को सुरक्षित रखने के लिए हमने विश्व के अलग अलग देशों में 15 मुकदमे लड़े। अंतोगत्वा जीते। अभी रजनीकांत जी बता रहे थे बासमती को लेकर के। आप में से अनेक लोगों को मालूम है कि जब मुकदमा चल रहा था तब बहुत से मार्केटिंग विशेषज्ञ लिखते थे कि लोगों को जीआई टैग को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जबकि कंज्यूमर मार्केट, ऑर्गेनिक, फेयर ट्रेड तथा ऑथेंटिक, इन 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है। फूड और हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट का मार्केट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पर फोकस कर रहा है। तब भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सुनिश्चित कर रहा है कि हमारी साझी विरासत के गुडविल को वैश्विक ख्याति मिले और इसकी हर कोशिश अब प्रारंभ हुई। मैं डुल्लू साहब को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक इनिशिएटिव जो लिया है आज। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की आर्थिक प्रगति का मार्ग ये प्रशस्त करेगा। आप जानते हैं कि हमारी जो मानसिकता है, चलता है, होता है, ये लंबे समय से इस मानसिकता में हम जी रहे थे। लेकिन जब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, जब हम सपना देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हमें बनना है, तो मुझे लगता है कि अब ये एटीट्यूड देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी बहुत सोने की चिड़िया का जिक्र हो रहा था। मैं 1 मिनट आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मित्रों, ये नॉलेज इकॉनमी की जो बात हो रही है, भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं बना था कि हमारे यहाँ सोना बहुत था। ये भ्रम निकाल देने की जरूरत है। सोना दुनिया के दूसरे देशों से हम ले आते थे। जब दुनिया के दूसरे देशों को नेविगेशन के बारे में ज्ञान नहीं था, तब हम लागर्थिम के आधार पर हमारे पानी के जहाज सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे जाते थे। और अभी वहाँ निशान मिले हैं, पाली में लिखे हुए, संस्कृत में लिखे हुए। और न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहता है उस जमाने में, पता नहीं भारत के गणितज्ञ, मैथमेटिशियन कैसे हैं जो बिना नेविगेशन के ही पानी के जहाज को दुनिया में जहां चाहते हैं वहां भेज देते हैं। क्या नहीं था हमारे पास। ये सच है कि आक्रांता का शब्द का इस्तेमाल किया रजनीकांत जी ने। लंबी गुलामी के कारण हमारी व्यवस्थाएं बदली। मुझे लगता है कि फिर से भारत स्वाभिमान के साथ खड़ा हो रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में हम सब मिल करके उस सपने को जरूर पूरा करेंगे। आप सब जानते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय के अनेक ऐसे उत्पाद हैं जिसकी वैश्विक ख्याति है।
इसकी चर्चा हो गई है कि कितने जीआई प्रोडक्ट्स हमने प्राप्त किए हैं और आगे का प्रोसेस हमने क्या अख्तियार किया है। लेकिन सामान्य रूप से आप देखें तो अधिकतम प्रोडक्ट हमारे एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से ही जुड़े हैं और ये ऐसा सेक्टर है जो रूरल इकॉनमी को, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन को बदलेगा। अनेक एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट उसका देखेंगे। मैं उन मुद्दों का विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, उस पर कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि डीमार्केटेड ज्योग्राफिकल एरिया तथा देश की इकॉनमी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कैसे किया जा सकता है, इस पर आप जरूर चर्चा करें। जो अब तक शोध हुए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े अनेक रिसर्चर्स ने मार्केट तथा कंज्यूमर सर्वे के आधार पर यह साबित किया है कि जीआई टैग के पश्चात उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग में 20 से 30% की वृद्धि हुई है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर को भी जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैगिंग मिली है, हमें भी उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए कि बिफोर जीआई टैगिंग क्या स्थिति थी, जीआई टैगिंग मिलने के बाद अब क्या स्थिति है, क्या उसका लाभ सामान्य व्यक्ति तक पहुंच रहा है या कुछ लोगों तक सीमित है, कैसे अधिक से अधिक लोगों तक लाभ मिल सकता है। इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। सैफरन इसका प्रमाण है। ईरान के बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स वहाँ के सैफरन को कश्मीर का सैफरन बताकर गल्फ कंट्रीज में विशेष रूप से बेच रहे थे। जीआई टैग के पश्चात कश्मीर का असली सैफरन, उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है, ये हकीकत है। जीआई टैग के महत्व का एक और प्रमाण हमने हैंड नॉटेड कारपेट तथा पेपर मासी में भी देखा है। एक समय था जब हम कारपेट का हमारा एक्सपोर्ट 5,000 करोड़ से ज़्यादा था। धीरे धीरे गिरावट आई। अभी 1 साल पहले उस दिशा में भी प्रयास हुआ है। मुझे लगता है कि पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रूप में जीआई टैग ने स्वदेशी ज्ञान के प्रमोशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के इंटर गवर्नमेंटल पैनल में इस बात पर आजकल चर्चा ज़्यादा हो रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जिस तरह से जीआई सिस्टम को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है ताकि स्वदेशी ज्ञान तथा उस प्रोडक्ट एवं इलाके से जुड़े हुए सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित और संरक्षित कैसे किया जाए। जिक्र हुआ है, दुल्लू साहब ने किया, भद्रवा का राजमा, रामबन का अनारदाना, अनेक चीज़ों का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से इससे यहाँ समृद्धि आएगी। ये चर्चा हुई है अभी जो एक अपेक्स कमेटी एग्रीकल्चर को लेकर के बनी थी, उसकी रिकमेंडेशंस को प्रशासन ने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का मन बनाया है। और मुझे खुशी सबसे इस बात की है कि केवल शीर्ष स्तर पर नहीं, जहाँ हमारे दोनों वाइस चांसलर्स, दोनों विश्वविद्यालयों के हमारे फैकल्टी मेंबर्स, वहीं हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के सभी साथी पूरे उत्साह के साथ उसको हकीकत अमली जामा पहनाने में जुटे हुए, ये सबसे प्रसन्नता की बात है। और किसानों का भी एक बड़ा तबका है जो इसके साथ जुड़ा है। मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि लगभग 70% लोग जम्मू कश्मीर के, इनका जीवन कृषि पर आधारित है। 13 लाख परिवार है और इसको सफलतापूर्वक हम जमीन पर उतारने में सफल हुए तो यकीन मानिए इससे बड़ा काम कोई और हो नहीं सकता है जम्मू कश्मीर में। ये सबके लिए मैं समझता हूँ कि सुनहरा अवसर है। और कुछ लोग हैं कुछ दिन बाद चले जाएंगे,
लेकिन जो लोग यहाँ हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में नाम आपका लिखा जाएगा। इसको मान करके, इस उम्मीद से आप इस काम को करिए। परिवर्तन पिछले 3 वर्षों में काफ़ी हुआ है, चाहे वो फिजिकल कनेक्टिविटी हो, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी हो, नॉलेज कनेक्टिविटी हो, कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि हमारे शिक्षण संस्थान में, चाहे एग्रीकल्चर के हमारे दोनों इंस्टीट्यूट हों या बाकी हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो भी पूरी तरह से भागीदार हैं जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में, पूरा योगदान दे रही हैं। और मुझे लगता है कि ई-गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी मैकेनिज्म की भी मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे मालूम है कि अभी बहुत काम होना बाकी है। कई बार मैं ये बात कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो पूरा पोटेंशियल है उसे अभी पूरी तरह से टैप नहीं किया गया है, और तभी वो हो सकता है जब सभी स्टेक होल्डर्स मिल करके एक साथ एक प्लेटफार्म पर काम करेंगे। और आज पुनः मैं इस बात को दोहराता हूँ, ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में जो गैप है उसे कम करने के लिए ग्रामीण जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का नर्व सेंटर बनाने के लिए फिजिकल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और नॉलेज कनेक्टिविटी, इन तीनों मोर्चों पर हम सबको काम करना होगा। और मैं मानता हूँ कि किसी भी क्षेत्र का आर्थिक वैभव विशाल एवं व्यापक तभी हो सकता है जब किसान के पास अपने प्रोड्यूस को ले जाने के लिए रोड भी हो, मंजिल के रूप में अच्छा मार्केट भी हो, और वैल्यू एडिशन के लिए साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की राय भी हो, और उसे भी ज़मीन पर हम उतार सकें। यह सामंजस्य हमारी स्थानीय समस्याओं के लिए अस्थायी समाधान उपलब्ध कराएगी। मैं फिर से एक बार आप बाहर से आए हुए अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, और जिन लोगों ने इस आयोजन को आजाहूत किया है उनको हृदय से बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अमृत कालखंड का नववर्ष हमारे लिए अभी G20 मीटिंग की सौगात लेकर के भी आया है। हमें राष्ट्र निर्माण की सोच के साथ आगे बढ़ना है। 2023 को अपनी संकल्प शक्ति का वर्ष बनाना, ये हम सबका ध्येय होना चाहिए। हम एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर तथा हैंडीक्राफ्ट को आत्मनिर्भरता की पहचान बनाने की कोशिश करनी है। 2023 हमारी प्रगति की स्पीड और स्केल दोनों को कैसे नई ऊंचाई दे, मैं इसकी कामना करता हूं। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इसमें हमें जुटने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है यह वर्कशॉप एक सुविचारित रणनीतिक सोच को जन्म देगा और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय की अनोखी विरासत को वैश्विक पटल पर पुनर्स्थापित करने में सफलता भी देगा। मैं आप सभी को एक बार पुनः नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और इस वर्कशॉप की सफलता की बहुत बहुत कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।